हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम पढ़ेंगे आज की क्लास में, जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है? कौन से कवि हैं जो पुराने पंथ के पथिक कहलाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं और आंसर बताना है आपको इसमें से। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतीराम। मतीराम को पुराने पंथ के पथिक कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की इतिहास के संबंधित यह बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। इसके लेखक बताने हैं कौन है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अंकुरण काल नाम किसके द्वारा दिया गया है? आदिकाल को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। अभी बताना है कि अंकुरण काल नाम किसके द्वारा दिए गए हैं। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा इसके लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोलेंद्र पटेल। आदिकाल को अंकुरण काल नाम दिया है गोलेंद्र पटेल ने। अगला प्रश्न है, मानक निम्न में से किस रचना का पात्र है? मानक किस रचना का पात्र है? रचना के पात्र का नाम है मानक और बताना है इनमें से कौन सी रचना है जिसका पात्र मानक है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी विधा की रचना है। एकांकी की रचना है ये सिपाही की माँ, और मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, मोहन राकेश की यह रचना है। तो सिपाही की माँ का पात्र है मानक। अगला प्रश्न है, सिपाही की माँ एकांकी में सिपाही की माँ का नाम क्या था? तो सिपाही की माँ एकांकी में जो सिपाही की माँ थी उसका नाम क्या था? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, बिशनी। सिपाही की माँ एकांकी में सिपाही की माँ का नाम था बिसनी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा ग्रंथ छायावाद का उपनिषद कहलाता है? छायावाद का उपनिषद कहलाने वाला ग्रंथ बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है, कामायनी है छायावाद का उपनिषद कहलाता है। जो कामायनी महाकाव्य विधा की रचना है, महाकाव्य है यह। 15 इसमें सर्ग हैं, तो इसे छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके अतिरिक्त आकाशद्वीप, कामना और राजश्री, यह भी जयशंकर प्रसाद की ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रसवंती निम्न में से किस लेखक की रचना है? रचना का नाम है रसवंती, किस लेखक की रचना है बताना है। राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन ए है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रसवंती। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना रविंद्र कालिया की नहीं है? जो रचना रविंद्र कालिया की नहीं, फोकस करना है आपको, नहीं में जो नहीं है वो बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, जय भारत। यह रविंद्र कालिया की रचना नहीं है, यह रचना है मैथिली शरण गुप्त की। इसके अतिरिक्त जरासी रोशनी, गली कूचे, 27 साल की उम्र, यह सभी रविंद्र कालिया की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, जय भारत किसकी रचना है? रचना का नाम है जय भारत। राइट आंसर ऑप्शन बी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्न में किसने शिकार संबंधी कहानी नहीं लिखी है? इनमें से कौन से लेखक हैं जिन्होंने शिकार से संबंधित कहानियां नहीं लिखी हैं? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने शिकार से संबंधित कहानियां नहीं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, किस महिला साहित्यकार ने 1996 का श्लाघा पुरस्कार विलंब से मिलने के कारण ठुकरा दिया था? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती ने 1996 का श्लाघा पुरस्कार इनको विलंब से मिलने के कारण इन्होंने ठुकरा दिया था। चंचल पग दीप शिखा से धर वन ग्रह, चंचल पग दीप शिखा से धर ग्रह नग वन में आया बसंत।
यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुमित्रानंदन पंत की यह पंक्ति है। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु के रचयिता कौन है? बांधो ना नाव इस ठाव बंधु के रचयिता कौन है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह रचना है, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। धन का अभिशाप किसकी कहानी है? धन का अभिशाप एक कहानी का नाम है और बताना है कि यह किसकी कहानी है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलाचंद्र जोशी। धन का अभिशाप जो कहानी है, इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, इलाचंद्र जोशी की कहानी है यह। अगला क्वेश्चन है, कली यह भी किसकी रचना है? कली यह भी किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी की यह रचना है। कली यह भी, यह मन्नू भंडारी की रचना है और यह है आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा। इनकी आत्मकथा एक कली यह भी नाम से है और एक आत्मकथा इनका जो पहला भाग है वह है कहानी यह भी, एक कहानी यह भी, कुछ ऐसा नाम है उसका। ठीक है, तो ये आत्मकथा का ही भाग है इनका। अगला प्रश्न है, दुखनी बाला नाटक के लेखक कौन है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, राधा कृष्ण दास हैं दुखनी बाला नाटक के लेखक। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्न में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, आदमी जो मछुआरा नहीं था। आदमी जो मछुआरा नहीं था यह रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, बाकी सारी रचनाएं बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। आदमी जो मछुआरा नहीं था किसकी रचना है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, मृणाल पांडे की रचना का नाम है आदमी जो मछुआरा नहीं था। यह रचना है मृणाल पांडे की। करवाल निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, तलवार का। करवाल जो है यह किसका शब्द है पर्यायवाची? तलवार का। निम्न में कौन सा कोविद का पर्यायवाची है? कोविद, द में यहाँ पर हलंत है। निम्न में कौन सा कोविद का पर्यायवाची है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंडित। पंडित को कोविद कहा जाता है, कोविद अर्थात कि विद्वान। ठीक है, और पंडित का मतलब भी विद्वान होता है, तो विद्वान भी इसका पर्यायवाची है। कोविद विद्वान पंडित। निम्न में कौन सा एक धनुष का पर्यायवाची नहीं है? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन परोक्ष। यहाँ पर ये मिस्टेक से पी हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, परोक्ष। धनुष का चाप होता है, सरसान होता है और कमान होता है, ये सभी अर्थ धनुष के हैं। परोक्ष यह अर्थ धनुष का नहीं है। सिंदूर की होली निम्न में से किसकी रचना है? रचना का नाम है सिंदूर की होली, बताना है कि किसकी रचना है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है सिंदूर की होली। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का मूल प्रतिपाद्य क्या है? उसने कहा था एक कहानी विधा की रचना है, इसका मूल प्रतिपाद्य क्या है? वासना जनित प्रेम है, पुनर्विवाह है, अशरीर प्रेम है या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हास्यपूर्ण कहानी लेखक है? जो हास्यप्रद कहानी लिखते हैं, मतलब हंसाने वाली कहानी लिखते हैं, ऐसे कहानी लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, जेपी श्रीवास्तव। जेपी श्रीवास्तव जो हैं यह हास्य पूर्ण कहानी के लेखक हैं। नागार्जुन कृत उपन्यास बाबा बटेश्वर नाथ किस प्रकार का उपन्यास है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह एक आंचलिक उपन्यास है। बाबा बटेश्वर नाथ यह एक आंचलिक उपन्यास है। हिंदी में नई कहानी के प्रतिष्ठापक के रूप में कौन 3 कहानीकार प्रसिद्ध हैं? नई कहानी के प्रतिष्ठापक के रूप में कौन 3 कहानीकार प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन ए, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। नई कहानी के प्रतिष्ठापक के रूप में प्रसिद्ध हैं राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। नई कहानी आंदोलन के विरुद्ध उठे अकहानी के प्रमुख कहानीकार और प्रचारक थे। नई कहानी आंदोलन के विरुद्ध उठे आंदोलन अकहानी के प्रमुख कहानीकार और प्रचारक थे। राइट आंसर ऑप्शन डी है, यह सभी थे। अकहानी के प्रमुख कहानीकार और प्रचारक रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, श्रीकांत वर्मा, मनिका मोहनी। रंगमंची नाटक इंद्रसभा के लेखक थे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमानत। रंगमंची नाटक इंद्रसभा के लेखक अमानत थे। निम्न में से रीतिकाल के किस कवि को रसलीन उपनाम से जाना जाता है? रसलीन उपनाम से जाना जाता है। राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन बी, सैयद गुलाब नबी का जो रसलीन उपनाम से जो हम कविताएं रचनाएं देखते हैं, लेखक देखते हैं रसलीन, उनका वास्तविक नाम है सैयद गुलाब नबी। कमलेश्वर की रचना काली आंधी आधारित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर आधारित है जो कमलेश्वर की रचना है काली आंधी। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहा जाता है। जिसकी उपमा दी जाए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा दी जाए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? यह पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? सॉरी, इसमें अलंकार बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ऐसे ये पंक्ति जो है ये भूषण की पंक्ति है, ठीक है। इसमें अलंकार बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, यमक अलंकार है इसमें। नवीन शिल्प एवं आधुनिक संवेदना की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? नवीन शिल्प और आधुनिक संवेदना की दृष्टि से पूछा गया है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। क्योंकि आप जब देखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी में तो बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग मिलेंगी आपको, क्योंकि उनमें क्वेश्चन में अंतर होगा। जैसे इसमें लिखा है नवीन शिल्प और आधुनिक संवेदना की दृष्टि से पूछा है, तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसने कहा था। नवीन शिल्पों और आधुनिक संवेदना की दृष्टि से जो पहली मौलिक कहानी मानी गई है हिंदी की, वह उसने कहा था है। अगला प्रश्न है, नंदू निम्न में से किस रचना का पात्र है? नंदू किस रचना का पात्र है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसने कहा था। उसने कहा था रचना का पात्र है नंदू। रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में कौन सा समास है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। रातों रात में
तत्पुरुष समास है। शुक्ल जी के निबंधात्मक समालोचना ग्रंथ चिंतामणि का कितने भागों में प्रकाशन हुआ? कितने भागों में प्रकाशन हुआ? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, 4 भागों में प्रकाशन हुआ था। तुम कहाँ जा रहे हो उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो इसमें सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वनाम। तो इसमें संज्ञा क्या है? तुम है। इसमें संज्ञा क्या है? सर्वनाम जो यूज हुआ है उसके स्थान पर, तो इसमें सर्वनाम तुम और कहाँ, ऑप्शन ए है, तुम और कहाँ दोनों ही सर्वनाम है। ठीक है, जो कहाँ है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये जगह के पर यूज हुआ है। जैसे तुम आपने नाम की जगह पर तुम का यूज किया, कहाँ जा रहे हो तो वो आंसर उसका होगा किसी जगह का नाम होगा। ठीक है, जैसे स्कूल होगा यह संज्ञा हुई, या दिल्ली होगा यह संज्ञा हुई, तो उसके स्थान पर कहाँ यूज हुआ है, इसका मतलब यह सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, श्याम 10 वर्ष का है इस वाक्य में विशेषण है। श्याम 10 वर्ष का है इस वाक्य में विशेषण बताना है। विशेषण जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन 10 है। 10 जो श्याम की विशेषता बता रहा है कि वो 10 वर्ष का है। वर्ष कितने हैं? 10, इसलिए यह विशेषण है। निम्न में कौन सा अन्वेषण का पर्यायवाची है? अन्वेषण का पर्यायवाची बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, गवेषण है। अन्वेषण का पर्यायवाची गवेषण है। आख्यान निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? आख्यान किस शब्द का पर्यायवाची है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहानी। आख्यान जो है कहानी का पर्यायवाची, यानी कि कहानी का अगर पर्यायवाची पूछा जाता है कि कहानी का पर्यायवाची क्या है तो उसके लिए आख्यान है, कथा है। ठीक है, ये कहानी के पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा एक अस्त का पर्यायवाची नहीं है? जो अस्त होने का पर्यायवाची नहीं है वो बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अहीर। अहीर का मतलब अस्त होना नहीं है। इसके अतिरिक्त तिरोहित, लुप्त, ओझल, इन सभी का अर्थ है अस्त। आवर्तक शब्द का विलोम निम्न में कौन सा है? आवर्तक शब्द का विलोम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है इसके लिए अनावर्तक। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है, अनावर्तक। आविर्भाव का विलोम निम्न में से कौन सा है? आविर्भाव का विलोम बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तिरोभाव और अवसान, तिरोभाव और अवसान दोनों ही आविर्भाव के विलोम हैं। ठीक है, तिरोभाव और अवसान दोनों ही इसके विलोम हैं। एकाग्र चित्त का विलोम है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अन्य मनस्क। एकाग्र चित्त का विलोम है अन्य मनस्क। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बहुत सी भाषाएं जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहुभाषी। बहुभाषी। जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो के लिए एक शब्द है निरुपम। जिसकी उपमा ना हो उसे कहा जाता है निरुपम। जैसा मुंह वैसा थप्पड़ लोकोक्ति का अर्थ है। जैसा मुंह वैसा थप्पड़ लोकोक्ति का अर्थ बताना है। राइट आंसर है इसके लिए जो जिसके योग्य हो उसे वही मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो जिसके योग्य हो उसे वही मिलता है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है लोकोक्ति का अर्थ है।
यहाँ पर नंबरिंग गलत हो गई है क्वेश्चन की, 48 और 49 नंबर है ये। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है लोकोक्ति का अर्थ है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, धन सबसे बलवान है। अगला प्रश्न है, चमार चमड़े का यार लोकोक्ति का अर्थ है। चमार चमड़े का यार लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि क्या होगा इसका अर्थ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वार्थी व्यक्ति। तो इसी के साथ ये क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।